सावित्री 2 बेटों की माँ थी। उसे इस बात पर बड़ा घमंड था। वो मानती थी कि बेटे घर की शान होते हैं। ये ले सावित्री, मिठाई खा, मेरे यहाँ पोती पैदा हुई है। ये सुनते ही सावित्री मुंह बना के कहती है, अरे तू तो लुट गई, बर्बाद हो गई, तेरे यहाँ लड़की पैदा हो गई। अरे तू ऐसा क्यों कह रही है? मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे जब तेरी पोती के पीछे तुझे खर्चे पर खर्चे करने पड़ेंगे ना, तब ये तेरी सारी खुशी गम में बदल जाएगी। पहले लड़की की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, फिर उसकी शादी का खर्चा। अरे आजकल की शादियाँ कितनी महंगी हो गई है। गहने बनाओ, लाखों रुपए पानी की तरह बह जाते हैं। लड़कियाँ तो सिर्फ खर्चा करवाने के लिए ही पैदा होती हैं। इस तरह लड़कियों के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हुए सावित्री ममता को लंबा चौड़ा भाषण देके चली जाती है। अब तो आप लोग इस कहानी में सावित्री देवी का पात्र अच्छी तरह समझ ही गए होंगे। कुछ समय बाद सावित्री की बड़ी बहू भी एक लड़की को जन्म देती है। फिर क्या था, सावित्री पूरा आसमान सर पर उठा लेती है। हे भगवान, ये तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? अरे मैं तो मंदिर में रोज आकर तुझसे कहती तो थी कि मुझे एक पोता चाहिए, और तूने मुझे पोती दे दी। इतनी मिठाइयाँ और प्रसाद चढ़ाने का क्या फायदा हुआ? तभी सावित्री की बहू निशा कहती है, क्या माँ जी, आप भी इतनी सी बात पर नाराज हो गई हैं? देखिए तो आपकी पोती कितनी सुंदर है, बिल्कुल आप पर गई है। अरे चुप कर, तुझे 9 महीने इतने महंगे महंगे काजू बादाम फल फ्रूट खिलाने का फायदा क्या हुआ? मेरे तो सारे पैसे बर्बाद हो गए। ये सुन सावित्री का बड़ा बेटा अजय कहता है, माँ, तुम सिर्फ नाम के लिए 2020 में रहती हो। असल में तुम्हारा दिमाग सैकड़ों साल पुरानी सोच रखता है। आज के जमाने में लड़का और लड़की में कौन फर्क करता है? मैं तो बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे लक्ष्मी के रूप में बेटी दी है। लेकिन सावित्री पर अजय की बातों का कोई असर नहीं होता। नालायक, अपनी पत्नी की जबान बोल रहा है। मेरा बड़ा बेटा तो हाथ से गया। लेकिन सावित्री देवी हार मानने वाली नहीं थी। वो पोते की चाह में अपने छोटे बेटे विजय की शादी करवा देती है। कुछ समय बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब सावित्री की छोटी बहू गर्भवती हो जाती है। सावित्री इतनी खुश हो जाती है कि वो बच्चे के जन्म से पहले ही सारे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने लगती है। ये क्या सावित्री, तू तो पोते के जन्म से पहले ही मिठाई बांट रही है। पहले पोता पैदा तो होने दे, और फिर क्या पता अगर पोते की जगह पोती पैदा हो गई तो। ये सुन सावित्री चिढ़ जाती है। अरे अपनी काली जबान मत चला, मेरी मिठाई खा के मेरा ही बुरा सोच रही है। बड़ी आई, ला मेरी मिठाई वापस कर। देख लेना, इस बार मेरे यहाँ पोता पैदा होगा, पोता। लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है। सावित्री की छोटी बहू भी एक लड़की को जन्म देती है। सावित्री फिर से रोना धोना शुरू कर देती है और अपनी छोटी बहू को कोसते हुए भला बुरा कहने लगती है। देखते ही देखते ये सावित्री की रोज की आदत हो जाती है। एक दिन उसकी इस आदत से परेशान होकर विजय अपने भाई अजय से कहता है, भैया, माँ खुद एक औरत होकर हमारी बेटियों को पसंद नहीं करती, उल्टा उन्हें रोज कोसती रहती है। मुझे माँ की यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं आती। अरे तू ठीक कहता है, मैं भी अब माँ से तंग आ गया हूँ। अच्छा, तो अब तुम दोनों इस तरह पीठ पीछे मेरी बुराई भी करने लग गए हो? नहीं माँ, हम चाहते हैं कि घर में शांति बनी रहे। हमें हमारी बेटियाँ बहुत प्यारी है। मैं नहीं चाहता कि वे तुम्हारे ताने सुन सुन कर बड़ी हो, और इसीलिए हम दोनों ये घर छोड़कर चले जाएंगे। हाँ माँ, मैं भैया की बात से सहमत हूँ। जब तुम इस घर में अकेली रहोगी तब तुम्हें अपनों की कीमत का एहसास होगा। अपने दोनों बेटों के मुंह से अपनी माँ के लिए इतने कठोर शब्द सुन सावित्री भावुक और रुआंसी होकर कहती है, क्या सच में तुम दोनों मुझे इस घर में अकेली छोड़कर चले जाओगे? हाँ माँ। हाँ माँ, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती। अपनी सास के आंसू देख अजय और विजय की पत्नी अपने पतियों से लड़ पड़ती है। अरे जिसे जाना है वो जाए, मैं माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली।
भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? वही जो तुम सुन रहे हो। दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हम बेटियों के संस्कार हमें सिखाते हैं कि सास माँ समान नहीं बल्कि माँ ही होती है और उस माँ की जिंदगी भर सेवा की जाती है। बेटे अपना फर्ज भूल सकते हैं, लेकिन बेटियां नहीं। आप दोनों शौक से जा सकते हैं। माँ जी, हम दोनों के रहते आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिर क्या था, सावित्री के ऊपर छाए बेटों के घमंड के बादल उसकी बेटी स्वरूप बहुओं के तेज के आगे आंसू के रूप में परिवर्तित होकर सावित्री की आंखों से बहने लगते हैं और वो उन दोनों को गले लगा लेती है। मैं जिंदगी भर बेटियों को कोसती रही, लेकिन आज तुम दोनों को देख मुझे समझ आ गया कि बड़े अभागे होते हैं वो लोग जिनके घर बेटियां नहीं खट्टा होती। खाने वाली चुड़ैल। रात को अचानक राधिका मौसी को किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। उन्होंने बाहर निकल के देखा तो किचन में उन्हें कोई सफेद साड़ी में दिखा। वो चीख पड़ी, हे भगवान, आलतू जलाल तू आई भला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई भला को टाल तू। राधिका मौसी को चीखते सुनकर श्रवण बाहर आता है भागते हुए। अरे माँ, क्या हुआ? क्या देख लिया? दादी माँ आ गई क्या सपने में? अरे बेटा, रसोड़े में देख तो कौन है? श्रवण रसोड़े में झांक कर देखता है और उसे कोई नहीं दिखता अंदर। अब रसोड़े में तो कोई नहीं है माँ। कोई सफेद साड़ी में नहीं है क्या? नहीं माँ, कोई भी नहीं है। चिल्लम चिल्ली की आवाज सुनकर काजल भी वहां आ जाती है। अब क्या हो गया माँ जी? अरे बेटा, रसोड़े में एक चुड़ैल थी सफेद साड़ी में। अरे क्या कर रही थी वो अंदर? अरे बताया नहीं, कल आएगी ना तो पूछ लूंगी। चुड़ैल जी, आपका क्या प्लान है? माँ जी, रात बहुत हो गई है, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, चलिए सो जाइए। राधिका मौसी सोने तो चली जाती है, पर उनको रात भर नींद ही नहीं आती। वो कुछ भी उलझुल बातें सोचने लगती है। कहीं चुड़ैल की वजह से तो घर में टेंशन नहीं हो रहा, कहीं उसी की वजह से तो वो दादी नहीं बन पा रही। सुबह जब राधिका मौसी रसोड़े में छानबीन करती है तो पाती है कि नींबू का अचार गायब है। चुड़ैल नींबू का अचार ले गई, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा कुछ। चुड़ैल को भी पता है कि जिंदगी का असली मजा तो खट्टे में ही है। राधिका मौसी झट से श्रवण को फोन कर देती है। बेटा, मुझे समस्या समझ में आ गई है, हमें एक तांत्रिक की जरूरत है। अरे क्या बोल रही हो माँ, तांत्रिक की क्या जरूरत है? आप पूजा पाठ तो कर ही रही हो ना। आलतू जलालतू मंत्र सारे फालतू जैसे कुछ मंत्र पढ़ो, चली जाएगी अपने आप चुड़ैल। अरे नहीं बेटा, कभी चुड़ैल को कम नहीं समझते। अरे तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कभी वो छल करके काजल की जगह घर की बहू खुद बन जाएगी। क्या माँ, कुछ भी बोल रही हो? कहाँ काजल और कहाँ चुड़ैल? वैसे एक बात बताओ, काजल को अगर गाने के लिए बोल देना तो चुड़ैल काजल की आवाज सुनकर घर तो क्या, धरती लोग छोड़कर चली जाएगी। तुम ना पढ़े लिखे बच्चे हर चीज को मजाक समझते हो। तुम रहने दो, मैं खुद ही तांत्रिक को बुला लेती हूँ। अच्छा सुन, शाम को इमली लेके आना। क्या है कि चटनी खाए बहुत दिन हो गए है ना। नहीं माँ, इमली तांत्रिक से ही मंगवा लो ना, आटा वगैरह भी उसी से पिसवा लेना। देखो मुझे काम करना है। श्रवण रात को कई तरह की सब्जियों के साथ माँ के कहने पे चटनी के लिए इमली भी ले आया था, लेकिन राधिका मौसी के दिमाग में अलग ही फिल्म चल रही थी। उन्हें अब सिर्फ शक ही नहीं यकीन होने लगा था कि शायद चुड़ैल ने श्रवण पर अपना जाल बिछा दिया था, जिस वजह से श्रवण उनकी बात ही नहीं मान रहा था। पर कोई नहीं, आने वाली रात में राधिका मौसी खुद तैयार हो गई चुड़ैल को पकड़ने के लिए। रुद्राक्ष की माला, तुलसी का पत्ता, हनुमान चालीसा सब हाथ के पास ही था, बस चुड़ैल का इंतजार था। और जैसा राधिका मौसी ने सोचा था वैसा ही हुआ। वो चुड़ैल उस रात भी आई, पर वो राधिका मौसी से तेज निकली और राधिका मौसी के उससे पकड़ने के पहले ही वो भाग खड़ी हुई।
जरूर बहू पे साया है उस चुड़ैल का, तभी तो श्रवण के कमरे में गई है। और अगली सुबह राधिका मौसी पिछली रात हुए हमले में किन चीजों का नुकसान हुआ उसका हिसाब लगा रही थी। उनके खेमे से एक आम के अचार की शीशी भी गायब हो चुकी थी और वो इमली भी जो कल श्रवण लेकर आया था। राधिका मौसी इस बारे में सोच ही रही थी कि श्रवण जल्दी से रसोड़े में आकर दवाइयों की पोटली ढूंढने लगता है। अरे बेटा क्या हो गया? अब माँ वो काजल की तबीयत खराब है, बहुत घबराहट हो रही है उसे। हे भगवान, मैंने पहले ही कहा था कि तांत्रिक को बुला लेते हैं, पर नहीं, अब देखो उस चुड़ैल ने काजल को अपने वश में करना शुरू भी कर दिया है। हालांकि श्रवण भूतों में विश्वास नहीं करता था, पर अब वो भी डर जाता है और राजी हो जाता है एक तांत्रिक को बुलाने के लिए। कुछ ही घंटों में तांत्रिक आ जाते हैं और राधिका मौसी तांत्रिक जी को सब बता देती है। घोर संकट, घनघोर संकट, चुड़ैल को मारू जोर चाकट, ओम भट स्वाहा खटखा के आहा। अरे ये क्या मंत्र है? मेरे खुद के ओरिजिनल मंत्र है, कल रात को ही लिखे हैं, अच्छे लगे तो दाद चाहूंगा। एक और मंत्र सुनो, अर्ज किया है आब्राकडाब्रा, दिल्ली बम्बई आगरा, चंदा मामा सोवरले सिरन मामू जारा। ये मंत्र है? अरे कोई 40 वालीसा पढ़ो ना। वक्त कम है, 40 नहीं पड़ेंगे, 20-25 में काम चलाना पड़ेगा। अलग निरंजन जाके लंदन, मुफ्त का मंजान घिस मेरे नंदन। अरे जल्दी करो तांत्रिक जी, जल्दी करो। तांत्रिक अपने उल झलूल मंत्र पढ़ने लगता है। श्रवण को तांत्रिक पे शक होता है। वो अपने एक डॉक्टर दोस्त को कॉल कर देता है ताकि कोई अनहोनी हो तो इमरजेंसी में चीजें मैनेज हो जाए। तांत्रिक धुनी रमाता है, जिसकी वजह से कमरे में काफी धुआं हो जाता है और जिसकी वजह से बहू की घबराहट बढ़ जाती है। अब भागेगी चुड़ैल। हाँ। बहू खांसते हुए धुएं से बचने के लिए बाहर चली जाती है। अरे भाग रही है, भाग रही है। पीछे पीछे श्रवण भी जाता है। बहू एक सोफे पर बैठ जाती है। तभी डॉक्टर दोस्त आ जाते हैं और श्रवण को पानी लाने के लिए कहते हैं। थोड़े चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं, मेरे हिसाब से जाप का काम पूरा हो गया है। क्या मतलब? अरे कुछ भी नहीं माँ, कोई चुड़ैल नहीं है, खुशखबरी है, अब दादी बनने वाली है। मगर वो सब अचार के डब्बे। श्रवण दोनों अचार के डब्बे अपनी माँ को दिखाता है, जो कि उनके बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे। आपने सही बोला था माँ, वो चुड़ैल काजल ही थी जो खट्टा खा रही थी। हमें कल ही पता चला, पर हमने आपको ये तांत्रिक वाला काम करने दिया ताकि आपको भरोसा हो जाए कि भूत वगैरह कुछ होता ही नहीं। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, पर बेटा मुझे एक झाड़ू तो ला दे। क्यों माँ? ये तांत्रिक का भूत उतारती हूँ मैं। अब तांत्रिक राधा मौसी के डर से घर से भाग निकलता है और राधा मौसी उसके पीछे भागती है। अरे संकट ये घनघोर है, तांत्रिक मुआ चोर है।